जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। हम एक और नया वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है माधवन जी का। Whenever there are deep corrections, just put some lump sum amount in the ongoing SIP and see the magic। बिल्कुल ठीक पकड़े हैं माधवन जी, एकदम परफेक्ट आपने बताया। जब भी करेक्शन आता है, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑन गोइंग एसआईपी के अंदर। एकदम सही है। और वो जो आपको कंपाउंडिंग देगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। ये बहुत सही आपने जो डिसीजन है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, बहुत ही शानदार है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा अगर आपके पास है तो इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। इसके बाद कमल अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, इवन आफ्टर पेइंग 30% टैक्स वी हैव टू मैनेज बाय आवर सेल्फ। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन एंड इमरजेंसी फंड। देखो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि 30% टैक्स पे करने के बाद भी हमको किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिलता है। ये बात तो सही है। ये जो डेवलप्ड नेशन है, जो डेवलपमेंट कर चुके हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें पॉसिबल है। अपना इंडिया, अपना भारत अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। तो जितना ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, तो ये सब जो आप सोच रहे हो कि हमको मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन और इमरजेंसी फंड टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, वो आगे आने वाले समय के अंदर हमें मिल सकता है। शायद आज नहीं, लेकिन हमारे बच्चे जो होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, उनको ये शायद देखने को मिले। लेकिन इसमें एक और फैक्ट है कि जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से इंडिया शानदार तरीके से ग्रो करना चाहिए। ग्रो होगा तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी। तो ये आपका जो थॉट है कमल अग्रवाल जी, मैं आपके साथ फेवर रखता हूँ। जो आपने कहा सही कहा है, लेकिन अभी के समय में तो मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। आगे आने वाले समय के अंदर मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर जी पूछ रहे हैं, एसआईपी इज ऑलवेज बेटर बिकॉज इन लॉन्ग रन व्हेन लमसम इन्वेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल देन फॉर सच इन्वेस्टर इट्स ऑलवेज गुड। जी हाँ, सही बताया आपने। जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट, उस समय एसआईपी जो हमारा डेट होता है उस समय कटता रहता है। कभी बहुत ही कम एनएवी पे हमारा एसआईपी कटता है, कभी बहुत हायर एनएवी पे हमारा एसआईपी कटता है। तो उस समय हमको एवरेजिंग हो जाता है। लेकिन जब हम लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस समय हमको कंसीडर करना पड़ता है कि मार्केट उस समय नीचे की तरफ हो। अगर हमने हायर फेज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो वो कब हमको अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, तो वो भी एक सोचने वाली बात हो जाती है। लेकिन एसआईपी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहता है और जो भी रिटर्न मिलता है वो हम अपने एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद रोहित पासवान जी का क्वेश्चन है, एट फर्स्ट लमसम इन्वेस्टमेंट देन उसी को एसडब्ल्यूपी पे कन्वर्ट, देन उसी पैसे से एसआईपी। ये किस लाइन में आ गए रोहित पासवान जी? आप जो सोच रहे हो वैसा पॉसिबल नहीं है। ये जो आप जो थॉट प्रोसेस बता रहे हो, जो ये प्रोसेस बता रहे हो, उसको कहते हैं एसटीपी। एक फंड से जो आप बता रहे हो उसके हिसाब से बताता हूँ कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए, उससे एसडब्ल्यूपी करेंगे, मतलब पैसा आपके अकाउंट के अंदर वापस आएगा। उसी पैसों से आप एसआईपी करेंगे, मतलब घूम फिर के तो पैसा एक फंड से दूसरे फंड के अंदर ही आपको ट्रांसफ़र करना है। तो ये न करते हुए एसडब्ल्यूपी करने के बाद फिर से एसआईपी करने का प्रोसेस, इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि वही फंड के थ्रू आप एसटीपी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो आपका पैसा फंड के अंदर पड़ा है, एक्स फंड से वाई फंड के अंदर ट्रांसफ़र होता रहेगा। जो आप डेट डिसाइड करोगे उस डेट पर, और साथ में जो आप अमाउंट डिसाइड करते हो वही अमाउंट उस डेट पर ट्रांसफ़र होता रहेगा। बाकी ये जो आपने बताया, ये थोड़ा आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल तो है ही, लेकिन ये करना नहीं चाहिए आपको। मौलिक उपाध्याय जी पूछ रहे हैं, द इनिशियल अमाउंट इज नथिंग, कंपाउंडिंग इज एवरीथिंग। एकदम सही बात है। वी नीड टू कंपाउंड अवर मनी एट हायर लेवल्स, मे बी 10% पर मंथ। मौलिक उपाध्याय जी, ये जो आप सोच रहे हो कि 10% पर मंथ, ये पॉसिबल नहीं है। आप जो अलग दूसरे लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, उनके हिसाब से अगर आप करने जाओगे तो जो आपका पैसा है वही कंपाउंड नहीं कर पाओगे।
12% पर ईयर इज नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर। जो आपको लग रहा है कि 12% पर ईयर आपको कहीं पर भी नहीं लेके जाएगा, तो आप ये गलत सोच रहे हो। ये जो इफेक्ट है कंपाउंडिंग का इफेक्ट, आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपके इन्वेस्टमेंट के 10 से 15 साल निकल जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बूंद बूंद करके जो आपने घड़ा भरा है, अब वो बहुत ही बड़ा हो चुका है। ये अभी आपको ऐसा लगता है कि 10% में कुछ नहीं होने वाला, आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब कंपाउंडिंग इफेक्ट उसके पीक पर होगा, तब आपको पता चलेगा कि जो कंपाउंडिंग होता है वो कितना शानदार तरीके से काम करता है। आपका एंडिंग के अंदर जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट का होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, जो कैपिटल होगा, वो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन 15-20 साल के बाद जो आपका रिटर्न होगा, जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा, वो बहुत ही बड़ा होगा। तो उस समय आप अमेज करोगे कि भाई ये तो बहुत ही शानदार काम हो गया आपने से, लेकिन वहाँ तक आपको पेशेंस रखकर चलना पड़ेगा। इसके बाद माधुरी शाह जी का क्वेश्चन है, बट सम यूट्यूबर्स हु मेनली फोकस इज ऑन शेयर ट्रेडिंग सेज कंपाउंडिंग डजंट वर्क एप्लीकेबल ऑन MF SIP, व्हाट डू यू से। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन वो भी पॉसिबल है। लेकिन इंट्राडे और FNO तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सलाह रहेगी आप सब व्यूअर्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल है, आंसर्स आपको हेल्पफुल है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। कंपाउंडिंग डजंट वर्क एप्लीकेबल ऑन MF SIP, व्हाट डू यू से। ये जो यूट्यूबर्स दूसरे बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। म्यूचुअल फंड में भी वैसे ही कंपाउंडिंग होता है जैसे शेयर मार्केट के अंदर होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से ही तो बना है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शार्दुल पटनी जी कह रहे हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है इनका, SIP और इक्विटी और FNO। यहाँ पर FNO तो बिल्कुल भी नहीं। राइट एंट्री एंड राइट टाइम एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखने में तो बहुत अच्छा है, ये थियोरी में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। कीप ऑल थियोरी वन साइड, व्हेन मार्केट क्रैश कम एंड पिक गुड स्टॉक्स विथ चीपर प्राइस अंटिल स्टडी। जी हाँ, ये बात तो सही है। अगर मार्केट क्रैश करता है तो उस समय अच्छे स्टॉक्स को कम प्राइस पे खरीद सकते हैं। एंड पुट ऑल अमाउंट इन FD, लेकिन उस समय तक आपको वेट करने का पेशेंस होगा क्या, ये भी एक आपको कंसिडर करने की बात है। वेट फॉर राइट टाइम, राइट टाइम के लिए वेट करना बहुत ही मुश्किल होता है ब्रदर। फॉर एंट्री एंड राइट टाइम फॉर एग्जिट। इनका मतलब क्वेश्चन पूछने का यही है कि सही टाइम पर एंट्री करो और सही टाइम पर एग्जिट करो, लेकिन वो सही टाइम है कौन सा, ये कौन बताएगा। आपके एनालिसिस में ये सही साबित होगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली करने जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है कि एग्जिट कर लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन जब आप एग्जिट कर लेते हो तो आप देखोगे कि मार्केट और भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। SIP बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, और इक्विटी के अंदर अगर आप स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो और लेके रखते हो तो वो भी बहुत अच्छा एक प्रोसेस है, तो वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी FNO के लिए तो मैं बिल्कुल ही मना करता हूँ। FNO के अंदर सेबी ने भी कहा है कि 10 में से 9 लोग यहाँ पर लॉस करके ही निकलते हैं, और जो एक बंदा जो प्रॉफिट करके निकलता है वो बहुत ही रीजनेबल प्रॉफिट करता है, मतलब उसका खर्चा भी नहीं निकल सकता, इतना प्रॉफिट करके ही निकलता है। तो ये बहुत मुश्किल ट्रेडिंग का एक ऑप्शन है। कपिल डेमरे जी पूछ रहे हैं, म्यूचुअल फंड का हिसाब मेट्रो ट्रेन जैसा है, पहले पैसा लगा के पटरी बनाओ, ट्रेन बनाओ, फिर जब बन के रेडी हो तो पैसेंजर भर के पैसा कमाओ। जी हाँ, एकदम सही बात कर रही है आपने, बहुत उल्टे तरीके से इसको बताया है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपने बताया है। पहले बनाओ मतलब छोटे छोटे अमाउंट से आप एक बड़ा कैपिटल इकट्ठा करो, और उसके बाद वेट करो कि आपकी ट्रेन कब बन जाए, मतलब आपका कैपिटल बहुत बड़ा हो जाए, और उसके बाद पैसा कमाओ। जी हाँ, एकदम परफेक्ट बात है। आपको वेट करना पड़ेगा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। वेट तो करना ही पड़ेगा। बाकी शॉर्टकट से अगर आप पैसा कमाना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। गौतम प्रभु जी पूछ रहे हैं, SIP करने के लिए टाइम एंड पेशेंस चाहिए, आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट करे, नहीं तो मत करे। आपका कहना यही था सर। जी हाँ, मैं यही कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा।
जो मैंने आपको आगे बताया कि 10-15 साल के बाद का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, इतना शानदार आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। आपका कैपिटल बहुत छोटा होगा, आपके रिटर्न्स बहुत ही बड़े होंगे। तो उस समय तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। और जितना हो सके उतना अर्ली स्टार्ट करने की कोशिश करो। जैसे ही आपको पता चलता है इन्वेस्टमेंट करके हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो वही समय से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वेट मत करो, छोटा अमाउंट हो तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बड़ा अमाउंट लेके ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे उसके लिए वेट मत करो। योगेंद्र प्रताप जी पूछ रहे हैं, इन म्यूचुअल फंड द रिटर्न्स आर नॉट री इन्वेस्टेड, देन हाउ वी विल गेट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दैट वेरी बेस्ड ऑन यूनिट प्राइस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, री इन्वेस्टमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स के अंदर रहता है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ आप बोल रहे हैं कि री इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो कंपाउंडिंग कैसे होता है। शेयर का प्राइस बढ़ते रहता है, उसी हिसाब से कंपाउंडिंग होगा, और अगर शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो उस हिसाब से नेगेटिव कंपाउंडिंग होगा तो सही, ये बात तो पक्की है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।